हम सब अपने परिवार को एक बेहतरीन कल देने का सपना देखते हैं। एक बड़ा घर, अच्छी सी बढ़िया सी गाड़ी, अच्छे स्कूल में पढ़ाई और छुट्टियां बिताने के लिए विदेश लेकर घूमने जाना। जी हाँ, लेकिन क्या हो अगर आप ही ना रहे? क्या आपके बिना आपका परिवार एक सुंदर भविष्य का सपना पूरा कर पाएगा? यही बताने के लिए आज हम द बोनस के इस खास शो में एक बहुत खास टॉपिक लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। द बोनस के इस शो बीमा हो तो ऐसा में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो देखिए, आज के शो में बहुत खास चर्चा होने वाली है और ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आप अपने परिवार के साथ आज हैं, इसलिए सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप ना रहें तो आपके ना होने के बाद क्या होगा, यही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस तो आपके बाद भी आपके परिवार के साथ रहेगा। तो इस शो में आज हम कुछ खास सवाल उठाने जा रहे हैं। हम इस सवाल को उठाएंगे आपके लिए। क्या आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है? आपका टर्म इंश्योरेंस कवर काफी है या नहीं है? आपने टर्म पॉलिसी से जुड़ी हुई तमाम शर्तों को अच्छे से पढ़ा है, उन्हें समझा हुआ है? और ऐसे क्या मौके हो सकते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवालों को उठाती हुई इस रिपोर्ट को देखिए। दिलीप की 26 साल की उम्र में शादी हो गई और 28 की उम्र तक दिलीप एक बच्चे के पिता बन चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन दिलीप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस वक्त दिलीप के बेटे की उम्र महज 5 साल थी। दिलीप तो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया, क्योंकि दिलीप अपने पीछे जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ गए। घर के लोन की किश्तें और कुछ लाखों की सेविंग्स। पर सोचिए, अगर दिलीप ने वक्त रहते टर्म इंश्योरेंस ले लिया होता तो आज उनकी पत्नी बोझ के तले नहीं होती। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि टर्म इंश्योरेंस आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितना जरूरी है। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को इस तरह की मुसीबत से बचा सकता है। तो टर्म इंश्योरेंस लेते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपके लिए सही है, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही साथ इंश्योरेंस एक्सपर्ट मनोज पांडे जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते पल्लवी जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। मनोज जी, सबसे पहला ये सवाल जो है मैं सारे दर्शकों के बिहाफ पर पूछ रही हूँ। हमारे बहुत सारे दर्शक इस वक्त जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या टर्म इंश्योरेंस उनके लिए ज़रूरी है या कोई एक खास एज ग्रुप होती है जिसके लिए टर्म इंश्योरेंस जो है ज़रूरी होता है? शादी के बाद लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, या जिन लोगों ने अभी भी नौकरी शुरू की है वो भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं? टर्म इंश्योरेंस उन सभी व्यक्तियों को लेना चाहिए जिनके ऊपर कुछ पारिवारिक या व्यवसायिक जिम्मेवारी है। एज माने नहीं रख सकता है। हो सकता है कि आप केवल 22-23 साल के ही उम्र के हों और अभी आपने जस्ट अपनी नौकरी ही चालू की है, आपकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि पारिवारिक माहौल ऐसा हो कि आपके माता पिता का जिम्मेवारी आपके ऊपर हो। उस लिहाज से भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके पास फाइनेंशियल जिम्मेवारियां हैं, चाहे परिवार की या व्यवसाय की, उन सब व्यक्तियों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस का रेट चूंकि उम्र के साथ बढ़ता जाता है, इसलिए जितनी जल्दी इसको ले लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। बिल्कुल। तो तमाम लोगों के लिए जिनके ऊपर जो है जिम्मेदारी है अपने परिवार की, किसी भी तरह की फाइनेंशियल अगर जिम्मेदारी है आप पर, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना जो है ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि मनोज जी ने कहा कि जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो मनोज जी, मैं ये मान लूँ कि जितनी कम उम्र में जो है टर्म इंश्योरेंस ले लेता है व्यक्ति, उसका प्रीमियम क्या कम रहता है? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है क्या प्रीमियम जो होता है वो बढ़ता जाता है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में हर पॉलिसी केवल 1 साल के लिए इशू होती है और अगले साल उसका रिन्यूअल होता है जी। इसके विपरीत लाइफ इंश्योरेंस की चाहे कोई भी पॉलिसी, वो टर्म इंश्योरेंस हो, इंडोमेंट हो, यूलिप हो, कम से कम इंडिया में 5 साल से कम की तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हमेशा लंबे समय के लिए लेना होता है।
हकीकत ये है कि उम्र के साथ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो रिलेशन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ से होता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डेथ की प्रोबेबिलिटी, मॉर्टेलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, इसलिए उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में कंसेप्ट होता है लेवल पेइंग प्रीमियम। हर साल प्रीमियम बढ़ता नहीं है, बल्कि आपके टर्म को देखते हुए एक पार्टिकुलर प्रीमियम निर्धारित कर दिया जाता है जो आपके पूरे पॉलिसी टर्म के लिए सेम रहता है। यानी जब आप कम उम्र में पॉलिसी लेते हैं उस वक्त जो आपका प्रीमियम डिसाइड हो जाता है वो अगले 20 साल तक वही रहता है, आपके उम्र के साथ बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर मानिए आप 20 साल के, तो आपका प्रीमियम में भी 5,000 6,000 रुपया आए 1 करोड़ का। आजकल बहुत कम रेट पे प्रीमियम पे टर्म इंश्योरेंस प्लान बिक रहा है। वही जब आप 25 साल की उम्र में जाएंगे तो वो प्रीमियम में भी 6,000 से बढ़ करके 9,000 रुपया हो जाएगा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं चूंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं, जी। मतलब 35 साल की उम्र के व्यक्ति और 60 साल की उम्र के व्यक्ति के बीच में प्रीमियम रेट 8 गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाए और आपके पास जिम्मेवारियां हों, सबसे पहला काम होना चाहिए कि व्यक्ति को एक अच्छा खासा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास पॉकेट साइज कितना है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, पहला इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस का लेना चाहिए। बिल्कुल, तो पहला इंश्योरेंस जो है वो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे ही आपका फाइनेंशियल जो है वो अच्छा होने लग जाता है, आप कमाने लग जाते हैं, आपको जो है टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए, जैसा कि मनोज जी भी अभी हमें बता रहे थे। लेकिन मनोज जी, जैसे ही हम टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, तो क्या कोई उसका रूल है कि भाई मुझे कितना कवर का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? कैसे ये एक आम व्यक्ति जो है ये डिसाइड करे कि भाई मुझे कितना कवर लेना चाहिए, 50 लाख का, 1 करोड़ का? क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि 1 करोड़ का अगर एक 20 साल का व्यक्ति जो है वो लेता है तो उसका प्रीमियम कम होगा। लेकिन ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे 1 करोड़ का चाहिए या 5 करोड़ का चाहिए? ये कवर कैसे डिसाइड होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इसका बड़ा ही सिंपल जवाब है। आदमी के लाइफ स्टाइल के डिफरेंट पड़ाव होते हैं और जैसे जैसे आदमी उम्र में आगे बढ़ता है उसकी पारिवारिक जिम्मेवारियों के संदर्भ में हम लोग बात करें वो बढ़ती जाती है। शुरू में हम बैचलर होते हैं, हो सकता है कि मेरे माँ बाप बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो मेरी लाइबिलिटी जीरो है। जैसे ही शादी होता है, वाइफ जिंदगी में आती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर मकान खरीदते हैं, हम लोन लेते हैं। मेरा ये मानना है कि परहैप्स व्यक्ति के जीवन में, एक आम व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज्यादा जो लाइबिलिटी आपके ऊपर होती है वो एज 40-45 के आसपास होती है। तब आपके बच्चे छोटे होते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ काम नहीं कर रही हो, वो भी आप पे डिपेंडेंट है, आपने एक मकान के लिए 1 करोड़ का लोन ले रखा है, आपने हाउसिंग, अपने गाड़ी के लिए लोन ले रखा है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। तो कितना का लोन लेना चाहिए ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की अपनी लाइबिलिटी कितनी है। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड इट, हम जब जीवन बीमा लेते हैं ना, तो हम व्यक्ति के मृत्यु के अगेंस्ट में बीमा नहीं लेते हैं, हम बीमा लेते हैं जो इनकम का लॉस होने वाला है व्यक्ति के नहीं रहने से, उसका इंश्योरेंस हम करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने लाइफ के किस स्टेज में हैं, आपका लाइबिलिटी कितना है, और फिर उसके अनुसार बीमा का चयन करना चाहिए। शुरू में मानिए कि आपने जब अपना कैरियर शुरू किया, आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, मैं 1 करोड़ बस फिगर बता रहा हूं, शादी हुई तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, बच्चे पैदा हुए तो और आप अपना इंश्योरेंस कवर आपको इंप्रूव करना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ फॉर्मूला है जो काम आता है कि आदमी को कितना बीमा लेना चाहिए। उसमें मेरा, क्योंकि मैं इंश्योरेंस पढ़ाता हूं, मेरा जो सबसे फेवरेट फॉर्मूला है उसको बोलते हैं डाइम, DIME। D स्टैंड्स फॉर डेट, आपने कितना कर्ज ले रखा है, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। प्लस आप अगर नहीं रहते हैं तो आपके परिवार को उसी लेवल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसका इंतजाम करने लायक पैसा, इनकम रिप्लेसमेंट। प्लस अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, क्योंकि ये लोन बहुत बड़ा साइज का होता है, वो भी जोड़ दीजिए। और साथ में आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो पढ़ाई के लिए जो खर्च होने वाला है, मे बी 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसको भी जोड़ दीजिए। इन चारों चीजों को जोड़ने के बाद जितना सम एश्योर्ड आता है, जितना रकम आती है, उतना का बीमा किसी व्यक्ति को लेना चाहिए।
लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि ये जो मैंने 4 चीजें बताई, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास ये हो। अगर आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरा उम्र 58 के आसपास है, अब ना मेरे पास हाउसिंग लोन का कोई जिम्मेवारी है, ना ही मैंने कोई लोन ले रखा है, घर वगैरह बन चुका है, इतने पीएफ में पैसे आ गए हैं कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो मेरी वाइफ को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला मेरे लिए काम नहीं करता। लेकिन आज से 20 साल पहले ये सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर थी। तो मेरा टर्म इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट आज से 20 साल पहले ज्यादा था और आज शायद नहीं भी है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने लाइफ स्टाइल के किस फेज में हैं और आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारियां हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छे से आपने ना पूरा ये समझाया है कि एक्चुअली डाइम का ये फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर डेट है, आपको जो है अभी अपने बच्चों का पूरा भविष्य प्लान करना है, आपने कुछ और नहीं किया हुआ है निवेश अभी ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि आपको टर्म इंश्योरेंस का एक थोड़ा बड़ा प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे मनोज जी ने बताया कि उनकी जिम्मेदारियां जो हैं अब वो अपनी होम लोन की नहीं रही हैं, तो उनका प्लान जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन मनोज जी, इस बीच में ना आपने कुछ और भी चीज़ों का जिक्र किया था, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसके अलावा एंडोमेंट प्लान होता है, यूलिप होता है। इन सब चीज़ों में अंतर क्या है? एक आम व्यक्ति के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो इन सब में अंतर क्या होता है? एक व्यक्ति कैसे ये अंदाजा लगाएगा कि उसके लिए कौन सा प्लान बेहतर है? देखिए, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो बिल्कुल शुद्ध इंश्योरेंस है, जिसमें कि केवल लॉस मिटिगेशन का प्रोविजन है, यानी मरने से रिलेटेड है वो। जबकि बाकी जो 2 प्लान का जो मैंने जिक्र किया वो होता है जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बेसिकली उसमें टर्म इंश्योरेंस यानी रिस्क अगेंस्ट डेथ तो है ही, साथ में उसमें सेविंग का भी प्रोविजन होता है कि एक ही पॉलिसी में दोनों काम हो रहा है। अगर जल्दी डेथ हो गया, अर्ली डेथ हो गया, तो उसका तो प्रोविजन है ही, साथ में अगर डेथ नहीं भी हुआ, आप अपना टर्म को मेच्योरिटी तक ले जा पा रहे हैं, तो फिर आपके सेविंग कंपोनेंट से, सेविंग के लिए जो आपने जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है उससे जो बोनस मिलेगा, या उसका जो यूलिप प्लान के खास करके इसमें अगर मार्केट का जिस तरह का ग्रोथ होगा उससे मिला जुला करके आपका रिटर्न भी मिलेगा। तो जो टर्म इंश्योरेंस है, इट इज ओनली अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ डेथ, वेयर एज इंडोमेंट और यूलिप प्लान जो होते हैं वो डेथ के साथ साथ फ्यूचर में सेविंग के लिए भी यूज होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो जो प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, चूंकि ये जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जब आपके पास पैसे बचते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। उसमें इंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान के साथ साथ आपका पीएफ, आपका म्यूचुअल फंड, आपका एसपी, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो जो बेस है, सबसे पहला जो नींव है, वो आपका टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस से शुरू होना चाहिए। बाद में आप चाहे जो करना चाहे करते रहें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि सबसे पहला पड़ाव जो है वो आपके लिए क्या होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस का और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस का, जो आपके लिए मस्ट है। बाकी चीज़ें जो है बाकी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बन सकती है, लेकिन ये दोनों जो हैं आपके पहले पड़ाव होने चाहिए। खैर मनोज जी, अब हमारे पास जो है हमारे बहुत से दर्शकों के जो हैं वो मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो मुंबई से मुक्ता का है। ये कहती हैं कि मैं एक होम मेकर हूं, मेरे पति ने तो टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन क्या मुझे भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो मनोज जी, होम मेकर्स जो हैं उनको आप ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन सबके लिए भी टर्म इंश्योरेंस लेना जो है जरूरी हो जाता है? देखिए, क्या है कि जो हाउस वाइफ या होम मेकर जो आजकल कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छा टर्म है, क्योंकि महिलाओं से ही घर बनता है। वो इतना काम करती हैं, लेकिन हम उसको फाइनेंशियल टर्म में उनको कंपनसेट नहीं करते हैं। एक जो माँ होती है वो एक ट्यूटर भी होती है, वो कुक भी होती है, वो घर की मैनेजर भी होती है, सब कुछ देखती है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामाजिक परिवेश के कारण डेवलप होती है। तो हमारे यहाँ चूंकि पुरुष प्रधान देश रहा है, हालांकि चीजें बहुत बदली हैं, और आज ही मैंने खबर देखा कि 41% आईएएस में है, 41% महिलाएं हैं। बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन आज से 20-25 साल अगर आप पहले जाइए, मेरे जनरेशन जब हम लोग के मतलब शादियां हुई थी या अभी हम लोग अर्ली स्टेज में थे, कहीं ना कहीं हाउस वाइफ ही ज्यादा हुआ करती थी। सामाजिक परिवेश थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए पुरुष प्रधान जो आदमी कमा रहा है, उसका जो सैलरी आ रहा है वो सबको दिखता था, इसलिए उसका टर्म इंश्योरेंस, उसका बीमा की प्रायोरिटी दी जाती थी।
महिलाओं को खास करके जो गृहिणियां हैं उनके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन पहले हुआ करता था। पहले तो उनको टर्म इंश्योरेंस मिलता ही नहीं था, लेकिन समय बदला है, समाज बदला है, प्रायोरिटी बदली है। आज के डेट में महिलाओं को भी टर्म इंश्योरेंस प्लान मिलता है। एक सर्टेन लिमिट तक, मे बी 50 लाख तक उनको मिल सकता है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए फिर ये देखा जाता है कि उस परिवार का माहौल क्या है। अगर हस्बैंड के पास बीमा है, बच्चों के पास बीमा है, तो हस्बैंड से लिंक होकर के ही उन्हें बीमा दिया जाता है। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि चीजें बदली हैं। आज से 20 साल पहले जो इंडस्ट्री का जो नॉर्म था वो काफी रिलैक्स हुआ है, और आज के डेट में एक गृहिणी को भी टर्म इंश्योरेंस मिलता है और मिलेगा। बिल्कुल, तो होम मेकर्स के लिए अच्छी बात यह है कि आजकल गृहिणियों को भी टर्म इंश्योरेंस जो है वो मिल रहा है, चाहे वो एक सर्टेन लिमिट तक ही है। लिमिट है, यस, देयर इज लिमिट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, चंडीगढ़ से नितिन बंसल का है। मनु जी ये पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र जो है वो 25 साल है और इन्हें नौकरी करते हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, लेकिन क्या उम्र बढ़ने के साथ जो है वो इस कवर को बढ़ा सकते हैं? और फिलहाल अभी इनके माता पिता जो है वो इनके पिता जो है वो नॉमिनी है, लेकिन शादी के बाद क्या ये नॉमिनी का नाम बदलवा सकते हैं, अपनी पत्नी को जो है नॉमिनी बना सकते हैं? तो आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अब चूंकि मुझे नितिन जी का पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि कोई भी यंग आदमी जो 22, 23, 24 साल का है और अगर वो अपने वर्क स्पेस में कदम रखा है तो उसको कम से कम शुरुआत से तो 1 करोड़ से करनी ही चाहिए। अगर इनके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा भी इनको बीमा लेना चाहिए। अब रही बात, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। शादी होगी तो जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, बाद में बच्चे भी आएंगे। 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि जैसे जैसे आपकी जिम्मेवारी बढ़ती जाती है आप अपना एडिशनल पॉलिसी लेते रहे। जैसे पहला पॉलिसी इन्होंने 50 का ले रखा है, शादी होगी तो 1 करोड़ का दूसरा भी पॉलिसी ले सकते हैं। या मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि आज इंडियन मार्केट में भी कुछ कंपनियों के द्वारा कुछ ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान भी दिए जाते हैं जो इंक्रीजिंग रिस्क टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं। यानी आपने एक बार प्लान ले लिया 25 साल का, हर 5वें साल बाद आपका जो कवरेज होगा वो ऑटोमेटिक 20% या 25% बढ़ जाएगा। जैसे आपने 1 करोड़ का बीमा ले लिया, प्रीमियम वही रहेगा अगले 20-25 साल तक। 5 साल बाद वो बीमा बढ़ के ऑटोमेटिकली 1 करोड़ 25 लाख का हो जाएगा। 10वें साल के बाद वो सीधे 1.5 करोड़ का हो जाएगा। इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो ये भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। और रही बात शादी के बाद चेंज ऑफ नॉमिनेशन का, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक पॉलिसी में कोई पॉलिसी धारक अपने नॉमिनी को कई बार चेंज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि माँ बाप पहले होते हैं, बाद में शादी होती है तो वाइफ आ जाती है। वो बिल्कुल किया जा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। केवल आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जैसा भी इनका प्रोविजन हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एप्लीकेशन देना पड़ेगा और फिर वो आपका नॉमिनेशन बदल जाता है। मनोज जी, जो आपने अभी ये इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान में बताया था, कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ये बहुत सही तरीका है? यस, इन प्लेस ऑफ टेकिंग मल्टीपल पॉलिसी कि पहले 50 लिया, फिर 50 लिया, फिर 50 लिया, यानी 3, 4, 5 पॉलिसियां हम मैनेज कर रहे हैं अपने रिस्क मिटिगेशन के लिए, उससे बेहतर है कि एक इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया जाए। आपका एक ही प्लान रहेगा, एक ही पॉलिसी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका रिस्क कवरेज बढ़ता जाएगा। तो ये बिल्कुल लगभग लाइफ इंश्योरेंस की हर कंपनियों के पास ये इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान आज के डेट में है। तो ये सभी दर्शकों को ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह के प्लान भी मार्केट में मौजूद हैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के, जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। खैर, अगला सवाल लेते हैं कपिल रावत का। ये देहरादून से हमें अपना सवाल भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। मुझे एजेंट ने बताया था कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा या तो प्रीमियम भर सकता हूँ या फिर अगले 5 साल तक जो है कुछ बड़ा बड़ा अमाउंट का प्रीमियम भर सकता हूँ। तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? वो बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि 5 साल के अंदर सारा प्रीमियम जो है चुका दें या थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जो है वो अगले 20-30 साल तक चुकाते रहें। तो कौन सा प्लान जो है इनके लिए बेटर रहेगा? देखिए, प्लान तो यहाँ टर्म इंश्योरेंस प्लान ही है कि इन केस ऑफ डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा। ये जो कपिल जी पूछ रहे हैं, इनका चॉइस ये है कि मैं लॉन्ग टर्म प्रीमियम ऑप्शन लूं या लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम ऑप्शन लूं। यहां तक कि शायद इनको नहीं मालूम है, ये चाहें तो एक बार ही प्रीमियम दे करके पॉलिसी ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी होती है। मामला यहाँ ये है कि ये अपना इनका जो कमिटमेंट है प्रीमियम पेमेंट का, वो उसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं या लिमिटेड समय तक रखना चाहते हैं, जो कि 5 साल यहां बता रहे हैं, या एक ही बार में देना चाहते हैं।
ऑनेस्टली अगर मेरे से राय ली जाए, मैं हमेशा हर व्यक्ति को यही सलाह देता हूं कि अनलेस अनटिल आपके पास कोई तकलीफ हो, प्लीज टेक लॉन्ग टर्म प्रीमियम ऑप्शन। रीजन इज वेरी सिंपल, हम प्रीमियम देते हैं, हमें रिस्क कवरेज मिलता है। जब लॉन्ग टर्म प्रीमियम होगा तो प्रीमियम बहुत कम हो गए, हर साल आपको देना है। उसी प्रीमियम को आप पहले ही 5 साल में दे देंगे तो आपने तो सारा प्रीमियम अपना दे दिया, तो उसे कोई आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर छठे साल ही डेथ हो गया, मतलब थोड़ा सा सॉरी टू से, मानिए 20 साल की पॉलिसी है, छठे साल ही डेथ हो गया तो आपने तो पूरे 20 साल का प्रीमियम पहले ही दे दिया और डेथ हो गया छठे साल में। नॉर्मल प्रीमियम आप देते रहेंगे तो आप केवल 6 ही किस्त देंगे। तो मेरा हमेशा मानना है कि चीजों को जहां तक सिंपल रखना चाहिए। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन इज बेटर देन एक्सेलरेटेड वे ऑफ पेइंग प्रीमियम। ठीक है कपिल जी, तो आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया है कि आपको जो है लॉन्ग टर्म ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। लंबे समय तक अगर आप प्रीमियम भरेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं, जैसा कि मनोज जी ने समझाया, लेकिन मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये जी, और डिपेंड करता है कि आपके इनकम का जो फ्लो है कैसा है। मानिए कि आप किस ऐसे प्रोफेशन में है जहां की आपका हाई इनकम का जो रेंज है वो मे भी 5 साल 10 साल का है, उस केस में मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है, बाद में आपकी इनकम घटने वाली है, तो इनकम की लायबिलिटी अगर आप जल्दी पूरा कर लेते हैं तो दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपका लाइफ स्टेबल है, इनकम स्टेबल है, तो आई विल सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन ही बेहतर है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ स्टेबल है, यानी कि आपको पता है कि अगले 20-25 साल 30 साल तक आपकी नौकरी जो है वो ऐसी ही रहने वाली है, आपकी सैलरी जो है बढ़ती जाएगी, तो जैसा कि मनोज जी ने बताया कि ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 5 से 10 साल का ही एक ऐसा वक्त है जब मेरे पास हाई इनकम रहेगी, उसके आगे शायद आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो बेटर है कि फिर आप शॉर्ट टर्म के साथ जाएँ, आप 5 साल के अंदर जो है सारा प्रीमियम चुका दें। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को मनोज जी मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, टर्म इंश्योरेंस को लेकर ना हाल ही में हमने ये देखा है कि युवाओं की सोच में काफ़ी बदलाव आ गया है। टर्म इंश्योरेंस के कुछ आंकड़े ऐसे भी जो हैं वो कहानी अलग ही बयां कर रहे हैं। ये कहानी बताने के लिए मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, जिनके पास बेहद दिलचस्प आंकड़े हैं। तो अभिषेक जी से सुनते हैं कि भाई ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, जो जीवन होता है वो बेहद अनमोल होता है और अनिश्चित भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखा जाए, सोचिए एक शख्स है जो कि बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, नौकरी पेशा है, अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वो दे रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसकी पूरी फैमिली जो है वो उस शख्स पर डिपेंडेंट है, उसकी आर्थिक जो लाइफस्टाइल जो इनकम है उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लेकिन भगवान ना करे उसकी एक दिन अचानक से मौत हो जाती है, तो फिर उस फैमिली को उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए या फिर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या वो आर्थिक मदद उसको मिल पाएगी? इसका जवाब है टर्म प्लान, जिसको लेके हम लोग यहाँ पर काफ़ी अभी शुरुआत में डिस्कस कर चुके, तो उस डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है और इसी टर्म प्लान को लेके कुछ एक्साइटिंग आंकड़े यहाँ पर हम लोग आपके सामने पेश करना चाहेंगे, जो कि policybazaar.com की ओर से पेश किए गए हैं और फाइनेंशियल ईयर 2025 की एक रिपोर्ट यहाँ पर पॉलिसी बाजार की ओर से आई है, जो कि काफ़ी कुछ जो टर्म प्लान है उसके कहानी को बयां करते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड के टर्म प्लान जो लेने की जो संख्या है वो करीब 58% की यहाँ पर इजाफा हुआ है। यानी कि जो नौकरी पेशा नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी संख्या, जो टर्म प्लान लेने की जो संख्या है वो 58% तक ईयरली बेसिस पर यहाँ पर बढ़ी है। वहीं ऐसे टर्म प्लान्स भी मौजूद है जिनमें ट्रेडिशनल इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि सैलरी स्लिप्स और ITR की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर भी टर्म प्लान खरीदा जा सकता है और लोग खरीद रहे हैं। इसमें भी ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं 50 लाख या उससे ज़्यादा का कवरेज लेने वालों की संख्या में भी 10% की वृद्धि हुई है। यानी कि जो बड़े कवरेजेस हैं उनको लेकर लोगों में काफ़ी रुझान हुआ है और वो भी काफ़ी ईयरली बेसिस पर ऐसे बड़े प्लान्स को खरीद रहे हैं, जो कि पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट में सामने आया है। इसके अलावा भी कुछ और आंकड़े हैं जो कि हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो टर्म प्लान कहाँ से खरीदे गए हैं, ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा टर्म प्लान्स लेने वालों की संख्या बढ़ी है। जो यहाँ पर तो देखा जाए तो यहाँ पर दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, लखनऊ है, बेंगलुरु है और अहमदाबाद है, जो कि टॉप शहर हैं टर्म प्लान्स लेने के मामले में। इसके अलावा ये बात हम लोगों ने policybazaar.com के आंकड़े यहाँ पर हमने आपके सामने रख दी हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसी जानकारी हैं जिसमें बताया गया है कि टर्म प्लान जो ले लिया है वो रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, या फिर मतलब ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसमें टर्म प्लान का जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसको लेके भी एक यहाँ पर हम लोग आपको जानकारी देना चाहते हैं।
तो पॉलिसी जारी होने के 12 महीने के अंदर कोई अगर सुसाइड कर लेता है तो फिर उस कंडीशन में टर्म प्लान का जो क्लेम है वो परिवार वालों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा HIV या एड्स जैसे यौन रोग संबंधित ऐसी रोग होते हैं जिसकी वजह से अगर मौत हो गई है किसी की, तो उसकी वजह से भी टर्म प्लान जो है वो कंपनी क्लेम उसका रिजेक्ट कर देगी। आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ और रीजंस बताए गए हैं, जैसे कि पॉलिसी होल्डर की अगर हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में उसकी अगर मौत हो जाती है, या फिर नॉमिनी खुद जो पॉलिसी होल्डर है उसकी हत्या कर देता है, तो इस कंडीशन में भी जो इंश्योरेंस क्लेम है वो उसको नहीं मिलेगा, परिवार वालों को नहीं मिलेगा। शराब या ड्रग्स का आदी है, उसके प्रभाव में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में भी जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट में धूम्रपान करने की आदत जिसे डिस्क्लोज नहीं किया गया, यानी कि अगर वो धूम्रपान करता है और टर्म प्लान लेते वक्त उसने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, उसकी वजह से अगर उसकी मौत हो जाती है तो उस वजह से भी जो क्लेम है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मोटा माटी सारे रीजंस हैं और सारे आंकड़े हैं जो कि टर्म प्लान की एक पिक्चर को क्लियर करते हैं कहीं ना कहीं। ओवर टू यू पल्लवी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से जो है हमें तमाम आंकड़े बताए हैं कि कैसे जो है लोग अब टर्म इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे जो है इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है साल दर साल और लोग जो है ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। इसके अलावा आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं कि किन वजह से जो है वो अक्सर टर्म इंश्योरेंस के जो क्लेम्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनका मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक जो है काफ़ी ख्याल रखेंगे जब भी वो कोई टर्म प्लान लेंगे। खैर, वापस मैं मनोज जी के पास आना चाहती हूँ। मनोज जी, टर्म इंश्योरेंस में बड़े सारे राइडर्स होते हैं, तो अब हम लोग सुनते रहते हैं कि राइडर्स को जो है वो टर्म प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे राइडर्स हैं जो वो एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिनको ऐड करना बहुत ज़रूरी है? अगर आप परमिट करें तो मैं थोड़ा सा पिछले डाटा के बारे में बोलना चाहूंगा, फिर मैं राइडर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। डाटा के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो जितने भी डाटा दिखाए गए काफी इंकरेजिंग है और ट्रेंड बदल रहा है। जो नया जनरेशन है वो बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा है। हम लोगों ने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं था 45 साल के, क्योंकि उस वक्त बिकता भी नहीं था, कंपनियां ऑफर भी नहीं करती थी। LIC के पोर्टफोलियो में वो सबसे नेग्लेक्टेड प्लान हुआ करता था। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन कुछ चीजें जो उस समय दिखाई गई, देखिए होता क्या है कि बीमा के लेते वक्त हमें अपने बारे में सब कुछ सही सही बताना होता है। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो बताना चाहिए, अगर हमें कोई बीमारी है तो बताना चाहिए। लेकिन अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो या आपके पास कोई बीमारी नहीं है, बीमा इश्यू हो गया और बाद में आपको बीमारी हुई, चाहे वो यौन संक्रमण हो या HIV हो, बीमा लेते वक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर हुआ है और उसके कारण अगर डेथ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेगी। इंश्योरेंस प्रिंसिपल में होता है जिसमें बोलते हैं एटमोस्ट गुड फेथ। पॉलिसी लेते वक्त आपके पास जो भी सही जानकारी है वो आप दीजिए। अगर आपने दे रखा है तो किसी भी कारण से डेथ हो, ऑफ कोर्स वो मर्डर वाली बात सही है, क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स जो सुसाइडल क्लॉज होता है वो फर्स्ट 12 मंथ ऑपरेटिव होता है, तो वो बात जायज थी। तो सॉरी, थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। दूसरी बात, आपने राइडर पॉलिसी की बात करी। देखिए उसका नाम ही है राइडर। राइडर का मतलब होता है जो किसी के ऊपर बैठता है। तो बेस पॉलिसी तो आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान ही होगा जो 20 साल 25 साल 30 साल का हो सकता है। अपने कवरेज को इनहैंस करने के लिए आप एडिशनल फीचर उसमें ऐड कर सकते हैं बाय टेकिंग राइडर पॉलिसी। तो जो नॉर्मली जो इंडियन मार्केट में जो राइडर पॉलिसीज अवेलेबल है वो है, पहला है क्रिटिकल इलनेस राइडर। टर्म इंश्योरेंस तो मरने के लिए हो गया, चाहे कारण किसी कारण से हो, लेकिन व्हाट इफ कि आपको कोई सीरियस बीमारी, वो बीमारियां लिस्टेड होती हैं, वो हो जाए, फिर क्या होगा? वो आप बेनिफिट का एक एडिशनल राइडर पॉलिसी ले सकती हैं। दूसरा होता है जो सबसे आसान होता है और सब पॉलिसियों के साथ बिकता है, उसको बोलते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। अगर आपका डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण हो जाता है तो एडिशनल कवरेज का उसमें प्रोविजन होता है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, आप किसी एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो गए, आपका डेथ नहीं हुआ लेकिन आपके दोनों पैर कट गए, आपके दोनों हाथ कट गए, वो तो मरने जैसी स्थिति हो जाती है ना। आपका नौकरी छूट जाएगा, आपका इनकम बंद हो जाएगा, आप मरे नहीं है, डेथ क्लेम तो मिलना नहीं है टर्म इंश्योरेंस से, क्योंकि वहां तो केवल डेथ क्लेम है। इस स्थिति में एक्सीडेंटल राइडर में जो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी के जो प्रोविजंस होते हैं वो काम आता है। तो ये दो राइडर ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में हर टर्म इंश्योरेंस के पास अवेलेबल है। ये अलग बात है कि उसका जो अंडरराइटिंग होता है वो थोड़ा टफ होता है।
खास करके क्रिटिकल इलनेस राइडर, क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड होता है। जी। उसकी अंडरराइटिंग की बात अलग है, अदरवाइज ये 2 राइडर बहुत ही अच्छे होते हैं और सबको लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 राइडर्स जो हैं वो आप सबके लिए काफ़ी अहम है, जैसा कि मनोज जी ने बताया। पहला है, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से आप बेड रिडन हो जाते हैं, आपकी कमाई बंद हो जाएगी, तो ऐसे में ये राइडर ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरा है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का, कि जिसमें जो है व्यक्ति चल नहीं सकता, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है, अपने काम पे नहीं जा पा रहा है, कमाई नहीं कर पा रहा है, तो ये दोनों राइडर्स आप सबके लिए लेना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मनोज जी, एक चीज ऐड कर दूं, जी। एक्सीडेंटल राइडर में केवल डिसेबिलिटी ही कवर नहीं है, डिसेबिलिटी भी कवर्ड है, वहां डेथ भी कवर है। जी। फॉर एग्जांपल, मानिए कि मैंने 1 करोड़ का एक पॉलिसी ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस प्लान, और साथ में मैंने 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी ले रखा है। अगर मेरा डेथ नॉर्मल बीमारी से होता है तो मुझे 1 करोड़ ही मिलेगा, लेकिन अगर मेरा डेथ एक्सीडेंट के कारण होता है तो 1 करोड़ तो मुझे टर्म इंश्योरेंस का मिलेगा क्योंकि डेथ हुआ है। जी जी। 1 करोड़ एडिशनल मिलेगा क्योंकि मेरा डेथ एक्सीडेंट के कारण हुआ है। जी। और अगर उस एक्सीडेंट में मेरा डिसेबिलिटी हो गया तो मेरी डेथ वाली जो पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस है वो तो ट्रिगर नहीं करेगी, लेकिन मेरा जो कंपनसेशन आएगा डिसेबिलिटी के कारण वो एक्सीडेंटल राइडर से आएगा। ये थोड़ा सा मैं सोचा क्लैरिफाई कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छे से जो है क्लैरिफाई कर दिया है। एक सिचुएशन मैं और जानना चाहती हूँ मनोज जी, कई बार क्या होता है कि हम लोग आजकल जो है घर खरीदने के लिए बड़े बड़े लोन ले लेते हैं। अब एक व्यक्ति ने जो है होम लोन लिया हुआ है, और उसके बाद क्या होता है कि अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो कई बार वो टर्म इंश्योरेंस का पैसा जो है वो सारा का सारा होम लोन चुकाने में ही चला जाता है। तो ऐसे में अगर किसी ने बड़ा लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है 2-3 करोड़ का, 4 करोड़ का, तो ऐसे में क्या उसे एक अतिरिक्त टर्म इंश्योरेंस एक्स्ट्रा जो है वो साथ ले लेना चाहिए ताकि वो उस लोन को कवर कर सके, या फिर होम लोन इंश्योरेंस लेना ऐसे में बेटर रहता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद है जब मैं डाइम की बात कर रहा था उससे मॉर्टगेज एक कंपोनेंट था कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया, क्योंकि बड़ी लाइबिलिटी होती है तो उसका भी आपको प्रोविजन करना चाहिए। लेकिन अब चीजें काफी बदली हैं। जब आप लोन लेने जाते हो चाहे किसी बैंक से या एनबीएफसी से, तो आप पाएंगे कि उस संस्था का ऑलरेडी किसी न किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, और जब आप लोन लेते हो तो रैदर आजकल तो बदनाम भी है बैंक वाले के जबरदस्ती बीमा करते हैं, तो वो खुद चाहेंगे कि आपको उसी वक्त आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान बेच दिया जाए। लेकिन वहां आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है। आप उनसे पूछिए कि क्या आपके पास क्रेडिट लाइफ पॉलिसी है क्या, या होम लोन की पॉलिसी है क्या। होम लोन से मेरा मतलब यहां घर जो स्ट्रक्चर है उसका इंश्योरेंस नहीं है, होम लोन के अगेंस्ट में पॉलिसी है कि नहीं है। नॉर्मली हर बैंक के पास एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें वो सारे बोरोवर्स को एज ए ग्रुप इंश्योरेंस वो कराते हैं। वो काफी चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और वो आपके केवल आउटस्टैंडिंग लोन को कवर करता है। तो जो भी व्यक्ति लोन ले रहे हैं तो मेरा उनसे सजेशन है कि आप अपने बैंक से पूछिए कि अगर उनके पास हाउसिंग लोन का ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप उसको जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। और अगर आपके पास पैसा हो तो आप अपना एक पैरेलल उतने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं, क्योंकि जो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे वो आपकी अपनी पॉलिसी होगी, वो होम लोन चुकता होने के बावजूद भी आपको कवर कंटिन्यू करता रहेगा। जबकि जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होगी बैंक वाली, वो केवल और केवल आपके होम लोन से रिलेटेड होगा, और वो केवल कवर करेगा जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन है, आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए वो नहीं होगा। ठीक है। तो चॉइस है, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप लीजिए, ग्रुप इंश्योरेंस, और अगर पैसा है तो बेटर है कि अपना कवरेज बढ़ाइए, आप एक पैरेलल टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ले लीजिए। बिल्कुल, तो आपके पास चॉइस रहती है, जैसा आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ करता है, आपको उस हिसाब से जो है एक चॉइस जो है वो चुन लेनी चाहिए कि आप ग्रुप प्लान लेना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा टर्म इंश्योरेंस। खैर हमारे पास सारी एनबीएफसी बैंक के पास एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि उसमें कमीशन रेट कम होता है, इसलिए हो सकता है कि बैंकर आपको वो पुश ना करे, वो आपको टर्म इंश्योरेंस ही पुश करेगा क्योंकि उसका प्रीमियम ज्यादा होता है, उसका कमीशन ज्यादा होगा, बैंक का रेवेन्यू ज्यादा होगा। सो प्लीज एक्सप्लोर एंड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय द बैंक।
तो आप सबके लिए सलाह ये है कि आप पहले एक्सप्लोर अच्छे से करिएगा और अपने बैंकर से बार बार पूछिएगा कि भाई मुझे सारे प्लान्स तुम बताओ, ताकि आप अच्छे से चुनाव कर सकें कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन सा प्लान आपके लिए बेटर है। खैर, हम वापस दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मनोज जी, बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। सवाल अगला जो है वो चेन्नई से आया है, तुषार रायडू का। ये पूछ रहे हैं कि टर्म प्लान तो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा प्लान है जो मुझे रिटर्न भी दे दे। तो मनोज जी ये चाहते हैं शायद कि इन्हें ना रिटर्न जो है मिल जाए। टर्म प्लान जो है वो तो लेना ही चाहते हैं, लेकिन रिटर्न जो है किस प्लान में इनको अच्छा मिल सकता है? देखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो कंसेप्ट है उसका रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, जो आइडियल टर्म इंश्योरेंस प्लान है। लेकिन हमारी भारतीय मेंटलिटी होती है, हम सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का हम प्रीमियम दे रहे हैं और अगर हम नहीं मरे तो हमारा पूरा का पूरा पैसा डूब गया। इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने ऑप्शन निकाल रखा है, और वो ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस प्लान विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यानी अगर डेथ हुआ तब तो क्लेम मिलेगा, और अगर डेथ नहीं हुआ और आपका पूरा टर्म खत्म हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपने जितना भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दिया है वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपको वापस लौटा देंगे। लेकिन ये जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम का, वो कोई फ्री में नहीं मिल रहा है। इसको लेने के लिए आपका जो टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो प्लेन वलीना जो प्रोडक्ट होगा उससे काफी ज्यादा होगा। ठीक है, आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वहां प्रीमियम ज्यादा होगा, चूंकि आपके बेसिक टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट तो उस इनहैंस्ड प्रीमियम के इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ही इंश्योरेंस कंपनी को चलाना है। तो ऑप्शन है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन वहां प्रीमियम ज्यादा होगा। ठीक है। अदरवाइज टर्म इंश्योरेंस प्लान में सेविंग एलिमेंट बिल्कुल नहीं होता। ये एक स्पेशल लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाया गया है, लेकिन ये प्लान बहुत बिकता नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्लान है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे जो है वो चुकाने होंगे। इसलिए आप सोच समझ के जो है ये फैसला लीजिएगा कि आपको एक प्लेन वेनिला प्रोडक्ट लेना है या फिर आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना है, यानी कि एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस लेना है जिसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा चुकाना होगा, लेकिन उसको आपको जो है वापस लेने का एक विकल्प जो है वो मिल रहा है जब आपका कवर पीरियड खत्म हो जाएगा। खैर, अगला सवाल ले लेते हैं मनोज जी। न्यूयॉर्क से कपिल सक्सेना का है। ये कह रहे हैं कि मैं NRI हूँ, क्या मैं अपने लिए टर्म प्लान ले सकता हूँ, और अगर मेरी मृत्यु देश के बाहर हो जाती है तो क्या मेरी पत्नी को क्लेम मिलेगा? तो ये फिलहाल तो अमेरिका में रहते हैं, तो ये इसलिए जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं इंडिया से प्लान लेता हूँ तो क्या इनकी पत्नी को जो है टर्म इंश्योरेंस प्लान का लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये NRI हैं, इनको बिल्कुल बीमा मिलेगा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और अंडरराइटिंग के बाद। और मैं आपको बता दूं कि बीमा अगर एक बार देश में ले लिया गया, किसी भी देश में ले लिया गया, मृत्यु चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, किसी कारण से हो, अनलेस अनटिल वो जो आतंकवादी गतिविधियां और इलीगल वाली बात जो एक जगह आई थी, क्लेम मिलेगा। तो डाउट नहीं है, बिल्कुल कपिल जी को तुरंत बीमा लेना चाहिए अगर इन्होंने नहीं लेना। और NRI हैं तो इनको तो 10-20 करोड़ का लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि इनकी इनकम अच्छी होगी। बिल्कुल, तो आप NRI हैं, आपका कवर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, वहाँ के जो खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका इंश्योरेंस कवर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के और बाहर के खर्चों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। खैर मनोज जी, हम बिल्कुल अपने शो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अंत में जाते जाते बस एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि टर्म इंश्योरेंस लेते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा क्लेम ना रिजेक्ट हो जाए। एकमात्र कारण, और उसको बोलते हैं कि जब भी आप पॉलिसी का प्रपोजल भर रहे हैं, आप खुद भरिए और हर क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और उसके सामने जो आंसर देना है अपने बिल्कुल शुद्ध आत्मा से दीजिए। कहीं भी कोई भी चीज न छुपाइए, क्योंकि अगर आपने पार्टिकुलरली अपने हॉबीज के बारे में, अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में कोई भी चीज छुपाई जो कि रिस्क को इन्हांस करती है, और वो अगर इंश्योरेंस कंपनी को आपके डेथ के बाद इन्वेस्टिगेशन के समय मालूम हो गया, तो पॉलिसी के 3 साल के अंदर, चलने के 3 साल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो बोलते हैं ना, सच्चाई के साथ अपने प्रपोजल फॉर्म को भरिए, खुद भरिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पॉलिसी होल्डर ने अपने हेल्थ के बारे में जानकारी एजेंट को बता दी
और चूंकि उस एजेंट को मालूम है कि अगर मैं प्रपोजल में ये चीज रखूंगा तो पॉलिसी पास नहीं होगी या एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ इसका अंडरराइटिंग होगा, वो नहीं लिखते हैं। कस्टमर सही है, लेकिन जो मिडिल मैन है, चाहे वो बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर हो या इंडिविजुअल एजेंट हो, वो छिपा जाते हैं कई बार। तो ये मत करें। और दूसरी बात, केवल हेल्थ की बात नहीं होती है, आप किस प्रकार के व्यवसाय में हैं वो भी मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एयरफोर्स के पायलट हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं मिलेगा क्योंकि आपका रिस्क सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक इंडियन एयरलाइंस या मानिए कि इंडिगो के पायलट हैं तो आपको पॉलिसी मिलेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ सकता है। तो आपका ऑक्यूपेशन, आपका लाइफ स्टाइल, आप अगर सिगरेट पीते हैं तो बताइए कि कितना पीते हैं, अगर आप रोज अगर शराब का सेवन करते हैं तो बताइए कि कितना करते हैं। ये सब चीजें अंडरराइटिंग को इफेक्ट करती है। तो अगर आपने सब कुछ सही सही बता के रखा है प्रपोजल फॉर्म में, आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, क्लेम रिजेक्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं यहां बता देना चाहूंगा, IRDAI जो हमारा रेगुलेटर है, उन्होंने 2016 में जो प्रोटेक्शन वाले जो रेगुलेशन उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। एक सेफ्टी वॉल्व यहां जरूर है कि अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई है, जाने अनजाने में आपने सही चीजों को जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर पॉलिसी 3 साल चल चुकी है लगातार, तो 3 साल के बाद किसी भी कीमत पे इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो क्लेम रिजेक्शन का जो विंडो है वो फर्स्ट 3 ईयर ही है, और वो भी तब जब पॉलिसी होल्डर ने कोई बहुत ही जरूरी चीज को छिपाया हो जो अंडरराइटिंग को इंपैक्ट कर सकता था। इसलिए मेरा एकमात्र सुझाव है, प्रपोजल फॉर्म, फिर से दोबारा मैं बोल रहा हूं, प्रपोजल फॉर्म खुद भरिए, पढ़ पढ़ के आंसर दीजिए और किसी भी चीज को छुपाइए नहीं। क्लेम रिजेक्ट होने का प्रश्न ही नहीं आता है। ठीक है मनोज जी, बहुत अच्छी से आपने हमें समझाया है कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया कि टर्म इंश्योरेंस उनके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है और किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि उनका क्लेम जो है वो रिजेक्ट ना हो। सबसे बड़ी बात जो आज मनोज जी ने हमें बताई है वो ये बताई है कि आपको अपना इंश्योरेंस का फॉर्म जो है वो खुद भरना होता है। आपको बहुत से ऐसे एजेंट मिलेंगे जो कहेंगे कि आप साइन कर दो, मैं सब आपके डिटेल जो है भर दूंगा, तो लेकिन आप मना कर दीजिएगा, आप कहिएगा कि मैं अपना फॉर्म खुद भरूंगा। तो आज बीमा हो तो ऐसा से आप क्या क्या बातें सीख के जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना इंश्योरेंस फॉर्म खुद भरना है, अच्छे से तमाम नियमों को पढ़ना है, सारी शर्तों को पढ़ना है, इसमें बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने नॉमिनी को अपनी पॉलिसी के बारे में ज़रूर बताएं। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम नॉमिनी को पॉलिसी के बारे में ही नहीं बताते हैं, और क्या होता है कि ऐसे में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो पैसा जो है उसके नॉमिनी तक ही नहीं पहुंच पाएगा। तो अपने नॉमिनी को ये बता कर रखें कि आपने कौन कौन सी पॉलिसीज जो हैं वो ली हुई हैं। राइडर्स का हमने जिक्र किया था, राइडर्स जो है वो प्लान में जोड़ना बिल्कुल ना भूलें, और सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो ना देखें बल्कि तमाम पहलुओं को अच्छे से देखें, उन पर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और खास पेशकश के साथ।